लोग पढ़ रहे हैं हमारा 10th चैप्टर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बर्नौली का सिद्धांत, और इसी के साथ ही हम लोग आज बर्नौली जो सिद्धांत है या जो बर्नौली की जो प्रमेय है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए बर्नौली का सिद्धांत। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और जो भी न्यूमेरिकल है पहले आप सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करिए बुक से, देन आप अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते रहिए। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो बर्नौली का जो सिद्धांत है ना वो है क्या। अब बर्नौली का जो सिद्धांत है उसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम से हम बर्नौली समीकरण निकालेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर बर्नौली ने हमें बताया क्या। तो आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है, मैंने एक ऐसा परिवर्ती अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप ले लिया, मतलब इसका अनुप्रस्थ जो काट है वो परिवर्तित हो रहा है। देखो यहाँ से सकरा है, फिर चौड़ा चौड़ा चौड़ा, तो यानी कि मैंने यहाँ पर इसका A1 मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया, A2 इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ओके, अब देखो माना कि ये जो पाइप है उसकी परिवर्ती ऊंचाई है। परिवर्ती ऊंचाई भी तो हमने इस पाइप को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा है, इसको इस तरह से रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो परिवर्तित हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये हमारा कुछ भी है क्षैतिज, वहां से इसकी जो ये वाली ऊंचाई है उसको मैंने H1 माना, इसको मैंने क्या माना, H2 माना। ओके बच्चों, अब देखो और मैंने क्या माना कि ये जो पाइप है उसमें एक असंपीड्य, हमारा जो तरल है वो कैसा होना चाहिए, असंपीड्य। ये कंडीशन है इसकी कि हमारा जो तरल है वो असंपीड्य ही होना चाहिए। तो हमने असंपीड्य तरल अपरिवर्ती प्रवाह से प्रवाहित किया। हमने इसके अंदर एक तरल जो है जो असंपीड्य है उसको एक अपरिवर्ती प्रवाह से हमने इसके अंदर क्या किया, उसको प्रवाहित किया। सातत्य समीकरण, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सातत्य समीकरण के बारे में पढ़ा था। क्या थी सातत्य समीकरण कि AV जो होता है, AV वो कांस्टेंट होता है, यही तो थी सातत्य समीकरण। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, V वेलोसिटी थी, ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये सारे सातत्य जो समीकरण है वो लास्ट की वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो जरूर देखिए, हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो सातत्य जो समीकरण है उसके अनुसार इसके वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए या नहीं। अब देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो वेग है वो V1 है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मैंने V2 मान ली। भाई वेग परिवर्तित होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो गुणा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये भी बदल रहा है तो इसको भी बदलना पड़ेगा ना, तो इस तरह से इसके वेग में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो मैंने V1 और V2 यहाँ पर वेलोसिटी मान ली। अब देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी होगा, त्वरण है तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमको एक बल की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये जो बल है वो कहाँ से मिलता है इसको, ये जो तरल है उससे ही उत्पन्न होता है। भिन्न भिन्न भागों में दाब, और यहाँ पर जो दाब है वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो मैंने दाब मान लिया, यहाँ पर P1 मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया, P2 मान लिया। तो आपको ये चीज समझ में है, कुछ भी नहीं किया है। हमने एक अनुप्रस्थ काट का, परिवर्ती अनुप्रस्थ काट का एक पाइप लिया है जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। तो हमने इस सिरे का A1 माना, इसका A2 माना, यहाँ वेलोसिटी V1 मानी, यहाँ वेलोसिटी V2 मानी, यहाँ दाब P1 माना, यहाँ दाब V2 माना, और इनकी ऊंचाइयां भी अलग अलग है। ये H1 ऊंचाई पर है और ये H2 ऊंचाई पर है। अब देखो पाइप के दो बिंदुओं के बीच दाबांतर का जो संबंध होता है वो वेग परिवर्तन या गति ऊर्जा परिवर्तन तथा ऊंचाई में परिवर्तन यानी कि स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन दोनों में प्रदर्शित करने वाला सामान्य जो व्यंजक होता है। मतलब कुल मिला के ये कि दाब, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, इन सबको कंबाइंड रूप से जो समीकरण बनती है उसे हम बर्नौली समीकरण कहते हैं। और इससे बताया था बर्नौली नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम के बेसिस पर इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, बर्नौली समीकरण। अब देखो होता क्या है, इसे डेनियल बर्नौली ने विकसित किया था, तो उन्हीं के ही रेस्पेक्ट में हमने इसको कह दिया बर्नौली समीकरण। अब हमने दो क्षेत्र ले लिए, पहला जो क्षेत्र उसको तो लिया हमने BC, और जो दूसरा क्षेत्र है वो हमने DE लिया, और क्षेत्रों में हमने प्रवाह को लिया। तो देखिए ये तो रहा मेरा BC, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये BC क्षेत्र है, ये मेरा DE क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो आरंभ में B तथा D के बीच, हमने पहले B और D के बीच में तरल को लिया। अत्यंत अल्प अंतराल, बहुत ही कम समय, हम हमेशा बहुत कम समय की बात करते हैं, तो बहुत कम समय में यह तरल जो है वो प्रवाहित होगा नहीं होगा। भाई यहाँ पर जो तरल है वो यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगा, और जो समय अंतराल है वो हमने बहुत कम यानी कि डेल्टा T ली है। अब मैंने माना
कि बी पर चाल v1 है और डी पर चाल क्या है v2, वो तो हम पहले ही लिख के आ चुके हैं। अब देखो बी पर जो तरल है वो v1 डेल्टा टी से सी की ओर प्रवाहित होगा, होगा नहीं होगा भाई, बी पर चाल इसकी v1 है, समय है डेल्टा टी, तो ये सी की ओर प्रवाहित होगा। बी से ये सी की ओर, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने समय में, v1 डेल्टा टी। तो अब देखो v1 जो डेल्टा टी वो बहुत छोटा है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा टी भी हमने बहुत छोटा माना है। तो v1 डेल्टा टी इतना छोटा है कि हम bc का समान अनुप्रस्थ काट ले सकते हैं, यानी कि हमारा जो bc है उसका अनुप्रस्थ काट हम क्या मानेंगे, समान मानेंगे। इसी प्रकार समय अंतराल डेल्टा टी में जो आरंभ में डी पर है ई की ओर प्रवाहित होगा। अब की बार देखो यहाँ की बात करें तो डी से ई की ओर तरल प्रवाहित होगा, होगा नहीं होगा, तो ये भी वही v2 डेल्टा टी दूरी तय करेगा। दो क्षेत्रों को बांधने वाले a1 a2 क्षेत्रफल वाले समतल फलकों पर दाब P1 और P2 कार्य कर रहे हैं। हमने मान लिया कि जो A1 A2 क्षेत्रफल है जो है उन पर जो दाब है वो P1 और P2 है, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। अब देखो BC सिरे पर तरल पर किया गया कार्य, यहाँ पर तरल पर किया गया कार्य, किस पर, यहाँ पर तो तरल पर किया गया कार्य और यहाँ तरल के द्वारा किया गया कार्य, ये निकालेंगे। फिर हम दोनों को में ही तरल पर किया गया कार्य निकालेंगे और फिर हम कुल कार्य निकालेंगे। तो बताइए BC सिरे पर तरल पर किया गया कार्य W क्या होता है, W होता है Fx, FD या Fx ऐसे होता है। अब देखो W को आप लिखते हो FD, ऐसे लिखते हो, F की जगह क्या लिख सकते हो, प्रेशर जो होता है P वो F अपॉन A होता है, तो F की जगह PA लिख दूं तो PA और D आ गया। बताइए W1 निकालेंगे तो क्या होगा, P1 A1, यहाँ से लिखिए P1 A1, D की जगह क्या लिख दोगे, दूरी कितनी है V1 डेल्टा T। अब देखो सांतत्य जो समीकरण है वो ये कहती है कि मेरा जो AV है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो AV कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या कह दिया, AV जो है वो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, तो इस पूरे को मैंने कह दिया डेल्टा V, यानी कि ये जो समीकरण है वो यहाँ से P1 और डेल्टा V में कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, P1 और डेल्टा V में, क्योंकि ये क्या है A1 और ये क्या है X, और आपको अच्छे से पता है कि क्षेत्रफल और दूरी मिलके क्या देती है, वॉल्यूम, तो यहाँ से इसको मैंने डेल्टा V लिख दिया, तो ये आ गया P1 डेल्टा V। ये तो है BC पर, BC जो सिरा है उस पर तरल पर किया गया कार्य। अब देखो इसी प्रकार DE पर निकाले, अब DE पर तरल द्वारा किया गया कार्य होगा, उसको मैंने कहा W, यहाँ पर तरल के द्वारा किया गया कार्य होगा और यहाँ तरल पर किया गया कार्य होगा, तो तरल द्वारा किया गया कार्य W2 बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाले की तरह ही लिखेंगे, P2 A2 V2 डेल्टा T। वापस से सांतत्य समीकरण से हम इसको क्या लिख देंगे, ये पूरा का पूरा हो गया डेल्टा V। तो अब बताओ ये तो है तरल द्वारा किया गया कार्य, अगर मैं तरल पर किया गया कार्य हूँ बताऊं तो क्या होगा, इसका नेगेटिव कर दो, तो ये आ जाएगा W2 इज इक्वल टू माइनस P2 डेल्टा V। अब ये दोनों ही तरल पर किए गए कार्य है, तो द्रव पर या तरल पर किया गया कुल कार्य निकाल लीजिए, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो W1 और ये माइनस क्यों आया, इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव था ना, तो ये आ गया P1 माइनस P2 डेल्टा V, दोनों में कॉमन आ गया, तो ये आ गया टोटल हमारा जो तरल है उस पर किया गया कार्य। आपको ये समझ में आया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले सिरे के ऊपर तरल पर किया गया कार्य निकालना है, फिर दूसरे सिरे पर तरल पर किया गया कार्य निकालना है। पहले आप तरल द्वारा किया गया कार्य निकाल लो, यहाँ पे उसका नेगेटिव कर दो तो तरल पर किया गया कार्य हो जाएगा, और फिर टोटल वर्क हमें यहाँ पर निकालना है, तो टोटल वर्क आ गया P1 माइनस P2 डेल्टा V, और ये आपको कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो कुल जो कार्य आया है ना, उस कुल कार्य का कुछ जो भाग है वो तो तरल को गतिज ऊर्जा, जो तरल है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो शेष भाग होगा वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि कुल जो कार्य है उसका कुछ पार्ट तो चला जाएगा तरल की गतिज ऊर्जा में, और बाकी जो बचेगा वो चल जाएगा किसमें, तरल की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में। तो यदि मान लो कि हमारा जो तरल है उसकी डेंसिटी या जो घनत्व है वो रो है, तो बताओ डेल्टा M कितना होगा, आपको अच्छे से पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, और वैसे ये चीज हम बहुत बार पढ़ के आ भी चुके हैं। तो यहाँ से मैं M निकालू रो के पदों में तो कितना आएगा, रो V, तो डेल्टा M निकालू तो कितना आ जाएगा, रो V की जगह क्या लिख दूं, A1 V1 डेल्टा T, अभी अभी लिखा ना हमने, तो ये आ गया रो डेल्टा V। तो रो डेल्टा V की सहती डेल्टा T समय में
पाइप से प्रवाहित होती है। तो बताओ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? आपको अच्छे से पता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, होती है नहीं होती? अब यहाँ h की जगह कितना होगा? h2 माइनस h1। m की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी रो डेल्टा वी, g एज इट इज, जो u हम लिखते हैं वो mgh होती है। m की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दो, g एज इट इज है, और h की जगह क्या होगा? h2 माइनस h1। तो ये आ गई मेरी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब देखो इसी प्रकार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई आपको क्या निकालना है? परिवर्तन निकालना है। ये डेल्टा यू है। नॉर्मली जो यू होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो mgh होती है, हमें तो डेल्टा यू निकालना है। इसलिए मैं जब ये निकालूंगी तो ये चीज कॉमन आ जाएगी, और क्या हो जाएगा? एक बार h1 के लिए लिखोगे और एक बार h2 के लिए, तो ये h2 माइनस h1 आ जाएगा। ये हमने परिवर्तन निकाला है। ओके बच्चों, चलिए इसी प्रकार निकालिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा के होता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से डेल्टा के कितना जाएगा? हाफ, m की जगह ये आ गया, और ये दोनों में कॉमन आएगी ये चीज, तो ये बाहर निकल गई, और v2 माइनस v1, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो बताओ कार्य ऊर्जा प्रमेय याद है आपको? कुछ 6 चैप्टर को याद करिए, हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी कि हमारा जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है ना? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दीजिए कि हमारा किया गया जो कार्य है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। किया गया कार्य कितना? अभी हमने निकाला P2 माइनस P1 डेल्टा वी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पर डेल्टा जो v है वो तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा, या फिर पूरी समीकरण को डेल्टा वी से भाग दे दो तो आपके पास बचेगा ये। और यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पर जो भी 1 वाली टर्म्स है उनको एक जगह ले आइए, 2 वाली टर्म्स को एक जगह ले आइए। जब आप ये करोगे तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। सिर्फ एक ही स्टेप और नीचे आएगी, 1 की सारी टर्म को एक तरफ, 2 की सारी टर्म को एक तरफ करना है, तो आप यहाँ तक आसानी से पहुँच जाओगे। तो अब बताओ इसी जो समीकरण है इसे ही हम कहते हैं हमारी बर्नौली की समीकरण, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना। बताओ इसमें दाब, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये तो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये हमारी गतिज ऊर्जा है, इन सब में एक संबंध बताया नहीं बताया? और यही हमारी कहलाती है बर्नौली की समीकरण। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, भाई तो 1 और 2 की फॉर्म में है ना, तो जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर नहीं, ये प्लस आएगा, प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। और इसको कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप इसको 1 के लिए लिखो चाहे 2 के लिए लिखो, दोनों को बराबर कर दो, यही तो होता है ना। तो ये कहलाती है हमारी बर्नौली समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, आपको ये फॉर्मूला इसका ध्यान भी रखना है, यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ जाता है तो पूछ लेगा आपसे कुछ भी। तो बताओ जब हम किसी धारा रेखा की अनुदिश गति करते हैं तो दाब P प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा होती है रो जी एच, इन सबका जो योग होता है वो अचर रहता है। यही हमारी बर्नौली समीकरण कहलाती है। अब आप देखो प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा, क्यों? क्योंकि हमने डेल्टा वी से भाग दिया है, तो ये प्रति एकांक आयतन में तो हुआ, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये टर्म्स लिखी है। ओके बच्चों, तो ये है हमारी बर्नौली समीकरण। बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, सिंपल सा, आप आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में भी रखना है। अब देखो एक नोट है कि बर्नौली का जो समीकरण है वो शून्य श्यानता अथवा आसन्न तरलों पर ही लागू होता है, मतलब ऐसे तरल जिनकी श्यानता शून्य हो उनके ऊपर ही यह समीकरण लागू होती है। तथा बर्नौली प्रमेय पर एक प्रतिबंध और भी है कि यह असंपीड्य जो तरल होता है केवल उन पर ही लागू होता है। इसीलिए तो हमने जो अभी तरल लिया था वो कैसा था? असंपीड्य, क्योंकि तरलों की प्रत्यास्थ ऊर्जा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो हमारा तरल है उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से हमने जो तरल लिया है वो कैसा है? असंपीड्य। अस्थिर अथवा विक्षोभ प्रवाह हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे ना ये सब, तो इन सब के लिए हमारा बर्नौली समीकरण काम नहीं करता है, क्योंकि इनमें वेग और जो दाब होते हैं वो समय के साथ समय में लगातार अस्थिर रहते हैं, क्योंकि इनमें वेग तथा जो दाब होता है वो समय में लगातार अस्थिर रहते हैं। ओके, तो हमारा जो अस्थिर अथवा विक्षोभ जो प्रवाह होता है उस पर हमारा बर्नौली समीकरण लागू नहीं होता है, यह केवल शून्य श्यानता वाले तरलों पर लागू होता है और असंपीड्य तरलों पर ही यह लागू होता है। तो आपको बर्नौली समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ साथ आप लोग नोट जरूर बनाते रहिए। वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही है
तो आप वीडियो को बार बार देखिए और न्यूमेरिकल भी आप लोग मेरे साथ साथ करते चलिए। अब देखो, जब तरल विरामावस्था में होता है, अगर हमारा जो तरल है वो विरामावस्था में तथा प्रत्येक स्थान पर इसके कणों का वेग क्या होगा, 0 होगा, होगा नहीं होगा? तो बताओ बर्नौली समीकरण क्या हो जाएगी, v को 0 कर दो। जब आप 0 करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। ओके बच्चों, तो ये है जब हमारा तरल क्या हो, विरामावस्था में हो। अब देखो, अब हम इस बर्नौली समीकरण के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं टॉरिसैली का नियम या टॉरिसैली सिद्धांत या फिर चाल का बहिर्भाव। अब देखो इसने क्या बताया, इसने बिल्कुल ऐसे ही बताया जैसे मुक्त रूप से कण गिरता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना, हमारे जो लास्ट चैप्टर है, 3rd 4th चैप्टर्स, उनमें हम लोगों ने मुक्त रूप से जो कण गिरता है उसकी चाल के बारे में पढ़ा था और उसकी चाल का कुछ फॉर्मूला निकल के आया था। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही फॉर्मूला इसने यहाँ पर तरल के लिए दिया, तो इसे ही कहते हैं टॉरिसैली का सिद्धांत। अब देखो टॉरिसैली ने क्या बताया कि किसी खुली टंकी की, कोई टंकी है जो खुली है, उससे तरल का जो बहिर्वाह है, उसकी जो चाल है, उसको मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की चाल के सूत्र के समरूप सूत्र से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि कोई खुली टंकी है, उससे पानी गिर रहा है या जो हमारा तरल है उसका बहिर्वाह हो रहा है, उसको हम लोग एक मुक्त रूप से गिरता हुआ जो पिंड है उसके सूत्र के समरूप सूत्र से हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, हमने मान लिया कि हमारी एक टंकी है, इस टंकी में द्रव जो है उसका घनत्व मैंने रो माना। टंकी की तली से, ये रहा टंकी की तली, इससे y1 ऊंचाई पर मैंने एक होल माना। यहाँ पर टंकी पर कोई छेद है, ठीक है, तो यहाँ y1 ऊंचाई पर है ये, और यहाँ पर जो हमारी टंकी है उसकी मैंने ऊंचाई मान ली y2। अब देखो, द्रव के ऊपर जिसका पृष्ठ y2 पर है, यहाँ पर वायु है, मतलब यहाँ पर वायु भरी हुई है, जो आपको येलो येलो पार्ट नजर आ रहा है ना, यहाँ पर वायु भरी हुई है, तथा जिसका दाब है P, और यहाँ पर मैंने P2 को कितना मान लिया, P मान लिया। तो बताओ हमारी सातत्य समीकरण क्या कहती है, AB बराबर कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A1 अनुप्रस्थ काट है, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो A1 V1 बराबर A2 V2, ये हमने लिखा सातत्य समीकरण से। तो यहाँ से मैंने V2 की वैल्यू निकाल ली, तो V2 कितना आ गया, A1 बटे V2 आ गया, V2 आ गया A1 बटे A2, तो ये A2 आएगा इंटू V1। अब देखो, अगर मेरा A2 बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि ये छेद तो बहुत छोटा है, यानी कि इसका अनुप्रस्थ काट बहुत छोटा है, और ये वाला जो सिरा है इसका अनुप्रस्थ जो काट है वो बहुत बड़ा है। तो अगर मेरा A2 बहुत बड़ा है A1 से, और उस कंडीशन में क्या होगा, V2 जो है वो 0 हो तथा ये V2 जो है वो क्या हो, 0 हो, तो बताओ P1 जो है, और मैंने मान लिया कि जो मेरा P1 है, यहाँ पर जो दाब है उसको मैंने मान लिया मेरे वायुमंडलीय दाब के बराबर। मतलब ये मैंने ये माना कि ये A2 बहुत बड़ा है इस A1 से, V2 को मैंने मान लिया 0, और जो ये वायुमंडलीय, और यहाँ इस छेद के ऊपर जो दाब था ना P1, उसको मैंने वायुमंडलीय दाब के बराबर मान लिया। तो बर्नौली समीकरण क्या कहती है कि दाब प्लस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन सबका योग जो होता है वो क्या होता है, अचर होता है प्रति एकांक आयतन में। तो P की जगह क्या लिख दिया, PA, पहले इस 1 के लिए लिखेंगे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1, H की जगह कितनी दूरी पर ही है, Y1, बराबर यहाँ पर दाब कितना है P, प्लस रो जी Y2 प्लस ये वाली टर्म आएगी V2 बराबर 0 है, इसलिए ये वाली टर्म यहाँ पे आई नहीं। अब देखो Y2 माइनस Y1, यानी कि ये Y2 और इस Y1 को मैंने H मान लिया, तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो एक स्टेप आप खुद सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। Y2 माइनस, इसको आप इधर लेके आओगे, इसको H मान लेना, H मान के जब आप लोग V1 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा इतना। इसे ही हम कहते हैं टॉरिसैली का सिद्धांत, √2GH प्लस 2P माइनस PA बटे रो, ये है हमारा टॉरिसैली का सिद्धांत। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इतनी V1 वेलोसिटी होती है। अब देखिए, अगर हमारा जो P है वो PA से बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि ये जो P है वो इस PA से बहुत बड़ा हो जाए, तो और रो जी ये 2GH है, ये वाला 2GH, इसको हम नेग्लिजिबल मान ले, तो उस कंडीशन में हमारा जो बहिर्वाह हो रहा है ना तरल का, उसकी जो चाल है वो हम पात्र दाब के द्वारा निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा निर्धारित करते हैं, पात्र दाब के द्वारा। और अगर
अगर हमारा P जो है वो PA हो जाए, यानी कि अगर हमारी जो टंकी है उसका ऊपरी सिरा खुला हो, तो उस कंडीशन में ऊपरी सिरे पर जो दाब होगा जिसको हमने P माना, बताओ वो किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के। तो जब P बराबर PA हो जाता है तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करो तो ये टर्म 0, तो बताओ V1 कितना आया? √2GH। और बताओ यह मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की चाल होती है नहीं होती है? हम लोगों ने पढ़ी है ना कि मुक्त रूप से जब पिंड गिरता है तो उसकी चाल हम लोगों ने हमारे लास्ट जो चैप्टर्स है उनमें बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो यही टॉरिसैली ने बताया। लेकिन ये कब? जब P बराबर PA हो तो V1 कितनी हो जाती है? √2GH। और V1 क्या है? हमारा जो बहिर्वाह है उसकी चाल है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, जनरल फॉर्मूला ये है और हमने इसको दो केसेस में डिवाइड कर दिया। तो ये है हमारा टॉरिसैली का सिद्धांत। तो हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी, हम लोगों ने यहाँ पर बर्नौली समीकरण यूज किया ना। अब हम आगे इसकी और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे वेंचुरी प्रवाह मीटर की। अब देखो ये जो वेंचुरी प्रवाह मीटर है ये भी बर्नौली का एक एप्लीकेशन ही है। ये होता क्या है? ये होता है एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा किसी नली में प्रवाहित जो द्रव होता है उसके बहने की दर ज्ञात की जाती है। यानी कि जो द्रव किसी नली में प्रवाहित हो रहा है ना, वो किस दर से बह रहा है, वो दर ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वेंचुरी प्रवाह मापी का। अब देखो इसके लिए क्या होता है, इसमें एक क्षैतिज नली होती है, ठीक है। ये जो क्षैतिज नली होती है इसका मध्य का जो भाग होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मध्य का जो भाग होता है ये संकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण। देखो यहाँ से ऐसे, फिर ये संकीर्ण हो गई, इस तरह से। तो एक क्षैतिज नली होती है जिसका मध्य का भाग संकीर्ण होता है और इसमें यू नली के रूप में एक मैनोमीटर लगा होता है। मैनोमीटर के बारे में हमने पढ़ा है ना, दाब मापी के बारे में, जिससे दाब मापा जाता है। तो इसमें एक यू मैनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यू में दाबांतर ज्ञात करने के लिए हमारा जो द्रव होता है उसके स्तंभ की ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात करते हैं। हमने पढ़ा था कि हमें मैनोमीटर में जो हमारा द्रव होता है उसमें हमें दाबांतर ज्ञात करना है, तो हमें ये स्तंभ की ऊंचाइयां ज्ञात करनी होती है। ये वाली ऊंचाइयां हमें यहाँ पे ज्ञात करनी होती है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से मैंने इसकी जो ऊंचाई ली वो भी h1 है और यहाँ से मैंने ये जो ऊंचाई ली वो भी मेरी बराबर है। तो h1 बराबर h2 है, तो इसको मैंने h1 ही कह दिया। अब देखो, माना कि नली के दो असमान भागों पर अनुप्रस्थ काट, भाई यहाँ पर अनुप्रस्थ काट को मैंने मान लिया A1, यहाँ अनुप्रस्थ काट को मैंने कितना मान लिया? A2। यहाँ वेलोसिटी को मैंने V1 मान लिया, यहाँ वेलोसिटी को मैंने V2 मान लिया। इस नली में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व मैंने माना रो, जो भी द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व रो माना। और इसमें पारा जो है, मैनोमीटर में पारा वगैरह भरा हुआ रहता है, उस पारे के घनत्व को मैंने माना रो एम। अब देखो इस तरह से यहाँ पे, अब देखो यू नली में पारे का जो घनत्व है रो एम है, तो वापस से हमारी सातत्य समीकरण लगाइए कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो A1 V1 बराबर A2 V2। यहाँ से V2 की मैंने वैल्यू निकाली। अब देखो द्रव के क्षैतिज प्रवाह के लिए, हमारा जो द्रव है उसके क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली समीकरण लगा दीजिए। बर्नौली समीकरण क्या है? P प्लस गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा प्लस हमारी गतिज ऊर्जा, इन सबका जो योग होता है वो क्या होना चाहिए? अचर। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है H1 बराबर H2 है ना। इस वजह से हमारी जो वो वाली टर्म आएगी ना, रो जी H1 बराबर रो जी H2, यहाँ रो जी H1 एक टर्म और आएगी प्लस रो जी H2 आएगी। H1 बराबर H2 है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो H1 बराबर H2। तो केवल दो ही टर्म बचेगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बराबर होने से वो वाली टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ से P1 माइनस P2 निकाला तो कितना आ गया? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और यही जो दाबांतर है बताओ वो किसके बराबर होना चाहिए? रो जी एच के बराबर होना चाहिए या नहीं? अब ये रो जी एच कौन सा? ये हमारे मैनोमीटर वाला रो होना चाहिए। यहाँ पे रो एम जी एच हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो ये दाबांतर किसके बराबर होना चाहिए? रो ऑफ एम जी एच के। और ये यहाँ से इतना आ गया, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली, P1 माइनस P2 बराबर दिस। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस V2 की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जब आप इस V2 की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो V1 स्क्वायर कॉमन आएगा और ये A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर अंदर रहेगा। तो आप इस टर्म पे पहुंच जाओगे, इजीली पहुंच जाओगे। आप लोग करना, बहुत आसान से कैलकुलेशन है। अब तक तो आप लोग कैलकुलेशन करने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो ना। तो यहाँ से V1 कितना आ गया? इन दोनों से आप V1 निकालोगे तो ये आ गया इतना 2 रो एम जी एच बटे रो
√A1/A2 का होल स्क्वायर -1 और इसकी पूरे की पावर -12, क्योंकि आप निकालोगे V1 तो ये जाएगी नीचे, नीचे जाएगी, फिर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता है कि पावर को क्या करना होता है, माइनस में, और ये V1 स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट। तो ये आ गया मेरा V1। अब देखो, अगर मेरा जो मैनोमीटर है उसमें जो द्रव है उसका घनत्व अगर मेरे इस नली में जो द्रव है उसके घनत्व के बराबर हो जाए तो V1 का फॉर्मूला आता है इतना, A2 √2GH अपॉन, ये तो इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा इतना, इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया तो V1 आ जाएगा A2 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, आप करिएगा, हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा V1। तब नली में प्रवाहित द्रव के प्रवाह की जो दर होती है वो क्या होती है, वहाँ कितना अनुप्रस्थ काट है और कितनी उसकी वेलोसिटी है। तो क्यों होता है A1 V1, तो A1 तो एज इट इज, V1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो ये आ गया नली में प्रवाहित होने वाला जो द्रव है उसकी प्रवाहित होने की दर, यही हम लोग इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखो, इसके बहुत सारे यूजेज है, इसके बहुत सारे यूजेज है जो अभी हम पढ़ेंगे। स्प्रेयर वगैरह जो आप यूज करते हो ना, स्प्रे गन या स्प्रे बॉटल, वो यूज करते हो ना प्लांट्स वगैरह पे पानी के छिड़काव के लिए या कीटनाशक के छिड़काव के लिए, या फिर आप लोग देखते हो सलून वगैरह में भी यूज करते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी हमारे इसी सिद्धांत के ऊपर बेस होती है। तो हम स्प्रेयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस तरह का स्प्रेयर होता है, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, इस यंत्र के द्वारा किसी द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं ना। इसका उपयोग कीटनाशक के छिड़काव के लिए या फिर जो नाई होते हैं उनके द्वारा जल को फुहारने के लिए या कार को रंगने के लिए, आजकल स्प्रे वाले कलर्स भी तो आते हैं, या सुगंधित जो द्रव होते हैं उनके छिड़काव, बहुत सारी चीजों में हम लोग स्प्रे गन का यूज करते हैं। अब देखो, जब इस डायग्राम में जब इस पिस्टन को हम दबाते हैं, पिस्टन को दबाते हो ना आप ऐसे, तो जब आप पिस्टन को दबाते हो तो क्या होता है, पिचकारी के अंदर की ओर चलाते हो तो जो वायु होती है ना वो क्षैतिज नली में होकर बाहर निकलती है। जैसे ही आपने पिचकारी को दबाया या पिस्टन को दबाया तो जो वायु होती है वो क्या होगी, जो क्षैतिज नली होती है ना उसके अंदर, क्षैतिज नली में से होकर बाहर निकलती है। नली के पतला भाग, जब नली का जो पतला भाग होता है, ठीक है, उस नली के पतले भाग में वायु का जो वेग होता है वो अधिक होता है। जब वायु का वेग यहाँ अधिक होता है तो दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग अधिक है तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बर्तन के अंदर द्रव जो होता है वो वायुमंडलीय दाब पर होता है। इस बर्तन के अंदर जो भी आपने भरा है वो वायुमंडलीय दाब के ऊपर होता है। अतः बर्तन से ये जो द्रव है ये ऊपर की ओर उठेगा और फिर वायु के साथ मिलके आप लोगों को स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारी जो स्प्रे गन होती है वो इस तरह से वर्क करती है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया स्प्रे गन। चलिए अब देखो, एरोफाइल आकृति, इसकी नेक्स्ट यूज की हम बात करते हैं कि एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं तो उनके पंखों की जो आकृति वगैरह होती है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो देखो, वायुयान की जो कार्य प्रणाली होती है वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। वायुयान के जो पंख होते हैं ना, आपने देखा होगा ना ऊपर, वायुयान के जो पंख होते हैं उनकी ऊपरी सतह की जो वक्रता होती है वो निचली सतह की वक्रता से अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन में कि उनके जो पंख होते हैं उनकी ऊपरी सतह की जो वक्रता होती है वो निचली सतह की जो वक्रता होती है उससे अधिक होती है। जब वायुयान दौड़ता है तो पंखों की विशेष आकृति के कारण पंखों के ऊपर चलने वाली वायु का जो वेग होता है वो पंखों के नीचे वाली वायु के वेग से अधिक हो जाता है। यानी कि यहाँ पर पंखों के ऊपर वाली जो वायु होती है इसका वेग ज्यादा होता है, पंखों के नीचे वाली जो वायु होती है उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जब वेग ज्यादा तो दाब कम, यानी कि यहाँ पर दाब होगा कम और यहाँ दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दाबांतर, तो यहाँ पर बताओ दाब में अंतर आया नहीं आया भाई, इस पंख के ऊपर दाब कम है, इस पंख के नीचे दाब ज्यादा है, तो बताओ दाब में अंतर आया नहीं आया। और यही जो दाबांतर होता है इसको एक फोर्स प्रदान करता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं लिफ्ट फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों, उत्थापक बल, यानी कि लिफ्ट फोर्स कहते हैं। और इस लिफ्ट फोर्स की वजह से हमारा जो वायुयान है वो ऊपर की ओर चलता है। यानी कि अगर हमारे इस लिफ्ट फोर्स का जो मान है वो हमारे इस वायुयान के भार से अधिक हो जाए तो वायुयान क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो इस लिफ्ट फोर्स की वजह से ही, बस ये जरूर होना चाहिए कि इस लिफ्ट फोर्स का जो मान है वो ज्यादा होना चाहिए, ये पूरा जो वायुयान है उसके बाहर से, तो हमारा वायुयान ऊपर की ओर उठता है। तो आपको समझ में आया ऐसा क्यों। बस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग मेनली क्या यूज करें, वेलोसिटी ज्यादा तो दाब कम, ये तो यूज करें भाई। यहाँ वेलोसिटी ज्यादा थी तो दाब कम था, यहाँ वेलोसिटी कम है तो दाब क्या है, ज्यादा है। इस वजह से यहाँ दाबांतर आ गया,
इसी दाबांतर की वजह से इसको एक उत्थापक बल यानी कि लिफ्ट फोर्स मिला, और इस लिफ्ट फोर्स का मान अगर इसके वेट से ज्यादा है तो ये ऊपर की ओर उठेगा, उठेगा ना, तो इसे कहते हैं एरोफॉइल आकृति। तो इस शेप में इनको बनाया जाता है। अब देखो इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मैग्नस प्रभाव। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे मैग्नस प्रभाव यानी कि मैग्नस इफेक्ट के बारे में, क्या कि मैग्नस इफेक्ट होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब किसी गेंद को फेंकता है तो वो जो हमारी गेंद होती है वो सीधी रेखा में गति ना करके एक वक्र पथ पे गति करती है, और इसी चीज को आप लोग बोलते हो कि गेंद स्विंग हो रही है, हो रही है ना। तो अब इस गेंद का स्विंग होने से क्या तात्पर्य है, मतलब ये किस तरह से काम कर रही है, इसको हम समझते हैं। तो देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी जब किसी गेंद को स्पिन करते हुए फेंकता है तो वह वायु में सरल रेखा पर गति ना करके एक वक्र पथ पे गति करती है, और जिसे ही हम कहते हैं गेंद का स्विंग होना। गेंद के संपर्क की वायु, अगर मैं गेंद के संपर्क की वायु जो है, गेंद के जो संपर्क है उसकी जो वायु है उसके रेखीय वेग को मैंने मान लिया u। क्या माना है बच्चों, स्मॉल u। स्पिन करती हुई गेंद के आगे बढ़ने पर, अब आपकी गेंद है वो ऐसे तो स्पिन कर रही है जैसे ये गेंद है इस तरह से, फिर ऐसे, तो u इस तरह से यहाँ पर तो आगे की तरफ होगा और यहाँ पर क्या होगा, पीछे की तरफ, ऐसे तो होगा। नीचे की ओर देखो गेंद के तो u की दिशा है ये, ऊपर की ओर देखो तो u की दिशा है ये। गेंद के ऊपर वायु की धारा रेखाओं की जो दिशा होती है, अब इस गेंद के ऊपर वायु जो होती है, अब देखो जब हमारी जो गेंद है स्पिन करती हुई गेंद के आगे बढ़ने पर हमारी जो गेंद है उसके खाली स्थान को भरने के लिए हमारे वायु v वेग से पीछे की ओर दौड़ेगी। भाई गेंद तो आगे बढ़ गई तो पीछे खाली स्थान रह गया ना, तो जो वायु है वो v वेग से पीछे की ओर दौड़ेगी। तो ऊपर तो v की दिशा क्या होगी, इस तरह से, और नीचे भी v की दिशा क्या होगी, इसी तरह से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि गेंद के ऊपर तो v और u जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स यहाँ पर टोटल वेलोसिटी हो गई v माइनस यू, और यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कितनी हो गई v प्लस यू। यानी कि यहाँ तो वेग घट गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वेग क्या हो गया, बढ़ गया। जब वेग घट गया तो दाब बढ़ गया, और यहाँ पर वेग बढ़ गया तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो गेंद के ऊपर वायु की धारा रेखा की जो दिशा होती है वो गेंद की स्पिन के कारण v की दिशा के विपरीत होती है। अतः गेंद के ऊपर वायु का परिणामी वेग क्या हो जाता है, v माइनस यू हो जाता है। गेंद के नीचे वायु की धारा रेखा की जो दिशा होती है वो गेंद की स्पिन की दिशा में होती है, इसीलिए गेंद के नीचे वायु का परिणामी वेग क्या हो जाता है, v प्लस यू। अतः बर्नौली के सिद्धांत से गेंद के ऊपर दाब अधिक हो जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ वेग क्या है, घट रहा है, इसलिए दाब क्या हो गया, बढ़ गया, और नीचे की तरफ वेग बढ़ रहा है इसलिए दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो बताओ दाब में अंतर आया नहीं आया। इस दाबांतर के कारण ही गेंद नीचे की ओर झुकते हुए वक्राकार पथ के ऊपर गति करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह से रक्त, हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह होना या हमें जो हार्ट अटैक आता है उसको भी हम लोग बर्नौली सिद्धांत से आसानी से समझा सकते हैं। आप लोग बुक से पढ़िएगा। अब आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में हार्ट अटैक वाला जो टॉपिक है वो आपको खुद से पढ़ना है। थ्योरी है लेकिन वो किस तरह से वर्क कर रहा है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वही है, वेग बढ़ रहा है, घट रहा है, दाब बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इन सब चीजों से तो आप लोग पढ़िएगा। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो बर्नौली समीकरण है उसके हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देखी ना। तो हमारा जो बर्नौली का सिद्धांत है और इसकी जो एप्लीकेशन है, ये जो टॉपिक है वो अब हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे श्यानता के बारे में, स्टोक फॉर्मूले के बारे में, स्टोक का नियम क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।